और बात अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है और आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिरोजाबाद से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा ललितपुर से शुरू करेंगे। 19 अगस्त को फतेहपुर से यात्रा का समापन होगा। तो आज तीसरा दिन है जन आशीर्वाद यात्रा का। तो ऐसे में 19 अगस्त को फतेहपुर में यात्रा का समापन किया जाएगा। तो आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश से नवनियुक्त मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जाइए, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाइए और योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए, सरकार की योजनाएं गिनाइए। और मंत्री अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक एक दिन दिया गया है सभी मंत्रियों को और सभी मंत्रियों को अपनी यात्राएं पूरी करनी है। जो उनके किलोमीटर्स तय किए गए हैं, उन यात्राओं को पूरी करने के बाद ही वो अपने घर का मुंह देख पाएंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को। तो एक तरफ विधानसभा सत्र और दूसरी तरफ बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा और विपक्ष की ओर से भी घेराबंदी। एक तरफ सत्र के दौरान शुरू हुए और दूसरी तरफ सड़कों पर भी। नन्ना हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नंदन, आज एसपी सिंह बघेल अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाली है। और दिल्ली से जो 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से चुने गए थे केंद्रीय मंत्री, उस सभी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे गौतम किशोर ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, वहीं आज जो है बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसी के बाद आज का दिन की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जवाबदेही तय की गई है। और कहीं ना कहीं ये जन आशीर्वाद रैली इम्पोर्टेंट हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2022 के चुनाव है, 6 महीने बचे हुए हैं। और एक तरफ विपक्ष उनको लगातार घेरने की रणनीति में उतरा हुआ विधानसभा सत्र में और वही प्रदर्शन कर रहा है। तो इसी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद रैली निकाल के ये साबित करना चाहती है कि जन जन की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आशीर्वाद लेकर ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर से सभी जनमानस तक जाकर उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जन आशीर्वाद रैली निकाली गई है। और इसी वजह से सभी तक जन जन तक पहुंचकर उनसे आशीर्वाद देकर आश्वस्त होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव उन्हीं के पाले में गिरेगा। और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नंदन, पिछले 2 दिनों का अनुभव कैसा रहा है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का? देखिए, अगर बात करें 2 दिनों की पिछले, तो गौतम किशोर ने तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज्यादा का जन आशीर्वाद रैली निकाली, जन आक्रोश जनों की भीड़ देखने को मिली। उनके कार्यकर्ता उनके साथ थे और हर गांव में जाके कहीं वो खाना खाए, कहीं वो आम जनमानस से बुजुर्गों के साथ में बैठ के उससे वार्तालाप की, जन को संबोधित किया और अपनी उपलब्धियां बताई। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 4 साल से किया, उस सभी को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का जो ये जन आशीर्वाद रैली है, वो जो गौतम किशोर ने शुरुआत की थी, उसके बाद एसपी सिंह बघेल के हाथ में दी गई है। 2 दिन में उन्होंने सभी उपलब्धियों को सभी डिस्ट्रिक्टों में बताया जहां पे उन्होंने अपना जन आशीर्वाद रैली निकाली थी और सबको उससे रूबरू कराया, चाहे वो किसान बिल हो या फिर कोविड काल में जो पीड़ित को मदद उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, मृतक आश्रितों को जो पैसे दिए हैं, तमाम सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के साथ साथ उनको सहायता राशि दी है। तो तमाम उपलब्धियां जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है उसको जन तक पहुंचाने का काम ये जन आशीर्वाद रैली के द्वारा किया जा रहा है। और इसी वजह से ये तीसरा दिन इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है, क्योंकि फिरोजाबाद पश्चिमांचल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे अधिक प्रदर्शन जो किसानों का देखने को मिल रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट, आज का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से जनता तक जाकर एसपी सिंह बघेल उनको कैसे अपने अट्रैक्ट करते हैं, अपनी योजनाएं बताकर उनको किसान बिल के बारे के साथ साथ जो कोविड में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी उसको किस तरीके से समझाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल, देखिए नंदन, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, उन्हें भी पूरा करना है, जितनी घोषणाएं की हैं उन्हें भी पूरा करना है, और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ को मजबूती से भी रखना है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं अंजलि की उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी है और 2022 के चुनाव में महज 6 महीने बचे हुए हैं, और जो समाजवादी पार्टी है वो ताल ठोक रही है कि 400 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में बुलाने वाली है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली दूसरी पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, कैसे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आशीर्वाद रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र जो चल रहा है, विधानसभा सत्र में अपने पक्ष रखने के लिए तैयारियां, सभी चीजों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरजोर प्रयास लगी हुई है, क्योंकि उसको टक्कर देने की समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बना चुकी है। और दूसरी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की ताल ठोक रही है कि मैं भी इस चुनाव में हूँ, और कहीं ना कहीं चुनाव को टक्कर देने के लिए वो भी फील्ड में उतर चुकी है। और नंदन, ऐसे में जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है, तो किन योजनाओं पर इस बार बीजेपी का खास फोकस है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी इस समय की महत्वपूर्ण अगर योजनाएं की बात करें, मुख्य बिंदु की बात करें, तो 2 साल पूरा, क्योंकि बीजेपी के 4 साल में 2 साल पूरा कोविड काल में जीता है। विपक्ष इसी को अपना मुद्दा बना रहा है कि कोविड के कई सारे ऐसे पीड़ित थे जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई, हॉस्पिटल की वजह से जान चली गई, जो नर्सिंग स्टाफ के डॉक्टर्स थे उनकी कमी की वजह से जान चली गई, बेरोजगारी की वजह से रोग प्रदर्शन हो रहा है। इसी पक्ष को अपना रखने के लिए, चाहे वो विधानसभा सत्र में हुआ या आशीर्वाद रैली में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है कि रोजगार कितने युवकों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार रोजगार मिशन के तहत दावे कर रहे थे कि उन्होंने रोजगार मिशन के तहत लाखों युवकों को रोजगार दिया है। वही कोविड काल में मृतक नागरिकों को, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, तो मुख्यमंत्री का ये दावा था कि सबसे बड़े राज्य में, आबादी वाले राज्य में उन्होंने कोविड को एकदम नगण्य कर दिया, कम कर दिया, जिसका रोल मॉडल कई सारे स्टेट लेके चल रहे थे। और वही तीसरा, बेरोजगारी के साथ साथ जो महंगाई की बात की जाए, तो महंगाई को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां की हैं कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, जन जन तक अपनी उपलब्धि बतानी है। उसके अलावा अगर बड़ा मुद्दा देखा जाए अंजलि, तो किसान बिल था, किसान बिल को लेकर खासा नाराज उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार से किसान थे, और प्रदर्शन भी अभी तक लगातार कर रहे हैं। तो किसानों को रुझाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जो उपलब्धियां हैं जो किसान बिल की, उसको जनमानस तक पहुंचाने की किसान यात्रा में किया जाए, ये जो आशीर्वाद यात्रा में किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारियां की है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ जन तक अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए रणनीति और प्लान पूरा बना चुकी। चलिए नंदन, आप जुड़े रहिए हमारे पास, हम आपके पास वापस लौटेंगे। और हमारे साथ ललितपुर से हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, आज केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ललितपुर से शुरू कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए अंजलि, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा में जो है राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भानु प्रताप वर्मा जी आए, वहां पर उन्होंने ये जो है जन यात्रा का जो इसकी शुरुआत की। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 200 बेड का जो ऑक्सीजन देने की बात कही। साथ में उन्होंने जन यात्रा जो शुभारंभ करते हुए जो है प्रेस वार्ता भी करी। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से हुई थी और 19 अगस्त अंतिम दिन होगा इस यात्रा का।